हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसके टर्मिनोलॉजी को समझ लें, कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं उनको जान लें कि ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज इज द सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर कोई नदी हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर बह रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आम भाषा में उसको हम ड्रेनेज क्या कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन क्या है? उस नदी के अगल बगल का क्षेत्र सारा का सारा उस नदी का क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए गंगा नदी बह रही है तो हमारे बगल में गंगा नदी बह रही है तो हम सारे लोग कहाँ के हैं? गंगा नदी के बेसिन में रह रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम, अगर किसी एक नदी में कई सारी नदियां आके मिल जाए और एक चैनल का या फिर इसमें आकर मिल जाए तो कहलाएगी ट्रिब्यूटरी। या फिर इस मेन नदी से कोई नदी निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जहां से वो नदी शुरू हो रही है और जहां पे आकर खत्म हो जा रही है उसमें जितनी भी नदियां मिल रही हैं या निकल रही हैं सारा आपस में मिलके क्या कहलाएगा? तो ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। कैचमेंट एरिया और रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया व्हिच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया उस एरिया कहेंगे जहां से पानी आ रहा है, जैसे एन एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर कलेक्ट व्हेन इट्स रेन। तो जहां से पानी आ रहा है और बहना शुरू हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए बारिश हुआ तो एक जगह वाटर क्या होगा? कलेक्ट हो जाएगा, और ज्यादा बारिश हो रही है तो बहना शुरू हो जाएगा। तो जहां पे वाटर कलेक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। रिवर सिस्टम क्या होता है? अ रिवर और रिवर सिस्टम इज अ बॉडी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट: रिवर कोर्स, रिवर सोर्स, ट्रिब्यूटरी एंड रिवर माउथ। रिवर चैनल हम किसको कहेंगे? एक लार्ज वाटर बॉडी जो एक हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जा रही है। उस वाटर बॉडी में कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। वो वाटर बॉडी कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन का सोर्स होगा, कहीं ना कहीं वो जाकर मिलता होगा, उसका माउथ होगा। तो उस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे रिवर सिस्टम। रिवर सोर्स क्या होता है? ऐसा जगह जहां से पानी निकल रहा है, और पानी निकल के बहने के पीछे भी कारण है। क्यों कारण? ये होगा कि वो जहां से मान लो आइस, मान लीजिए ये आइस है ना। अगर मैं आपको बताऊं रिवर सोर्स के बारे में, तो जैसे मान लो मैंने कहा ये कोई माउंटेनियस रीजन है, ये कोई माउंटेन है। अब इस माउंटेन में पूरा आइस जमा हुआ है। जब ये आइस पिघलेगा तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ग्रेडियंट मीन्स आपको ढाल देखने को मिलेगा। तो पानी इस ओर आपका आराम से निकल जाएगा, इधर से पानी आराम से आने लगेगा, ये पूरा पानी आने लगेगा ऐसे। तो पानी आने का कारण क्या है? एक तो ग्रेडियंट, और दूसरा कारण आपकी ग्रेविटी। दूसरा कारण आपका क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से भी पानी नीचे के उतर के, और देखो यहाँ से इन पर्वतों पर से पानी ऐसे आ रहा है। तो ये जहां से ये पानी नदी का रूप लेती है वो एरिया क्या कहलाता है? रिवर सोर्स कहलाता है। रिवर कोर्स मैंने आपको कई भागों में पढ़ाया, 3 डिफरेंट पार्ट में है रिवर कोर्स। एक आपका है अपर, मिडिल और लोअर कोर्स। अपर कोर्स वो वाला सोर्स है जहां से नदी शुरू होती है पहाड़ों पर से। मिडिल वाला जहाँ पे फुट प्लेन आपको देखने को मिलेगा, ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। और जो फाइनल होता है वो आपका ओल्ड कोर्स, लोअर कोर्स होता है। और सबसे निचला जहाँ पे नदी जाके समुद्र में वगैरह ये मिल जाती है, यहाँ पे डेल्टा उल्टा का निर्माण करती है। आपने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा। इस वाले सोर्स को हम क्या कहते हैं? यूथ। इसको हम मैच्योर कहते हैं, और इसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं। 3 भाग में नदियों को हमने बांटा था। रिवर डिजाइन, द पैटर्न ऑफ सीजनल फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर ओवर अ ईयर इज नोन एज इट्स डिजाइन। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, किसी सीजन में वो ज्यादा बहेगी, किसी सीजन में वो कम हो जाएगी, और ये बराबर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए उसका रिवर डिजाइन कहते हैं। कसिक्स क्या होता है? इट मीन्स cubic feet per second. It is the unit of flow used to measure flow of water. It translates into 28.32 liter of water per second. क्यूसिक कुछ नहीं होता है, मतलब कितना क्यूबिक पानी है ना हर सेकंड बह रहा है। ये इसके फ्लो को बताता है, पानी की रफ्तार कितनी तेज है। जैसे एक मीनिंग दे दिया हुआ है कि अगर 28.8 लीटर पानी पर सेकंड बहता है तो उसको हम कहेंगे 1 क्यूसेक। वो कितना है? 1 क्यूसेक है। क्यूमेक्स, इट स्टैंड फॉर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा लीटर में, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीटर में। कितनी ऊंचाई पर से पानी ऐसे आ रहा है, कितनी ऊंचाई पर से उसका क्यूब कितना है, ऊंचाई को दिखाता है आपका क्यूमेक्स।
वाटर डिवाइड और वाटर शेड। वाटर डिवाइड क्या होता है? दो नदियों के बीच अगर कोई चीज ऊंचा क्षेत्र उठा हुआ है उसको हम वाटर डिवाइड कहेंगे या फिर वाटर शेड कहेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपकी नदी एक नदी है और ये दूसरी नदी है। ये जो बीच में उठा हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्या है? वाटर डिवाइड कहलाएगा। इनलैंड ड्रेनेज, the drainage system in which river do not reach and ocean but empty their water into lake or and देखो, अब एक ऐसी नदी जो जिसका पानी समुद्र तक लास्ट में नहीं पहुंच रहा है, उसका पानी किसी न किसी लेक में जाकर इकट्ठा हो जा रहा है, उसको हम कहेंगे इनलैंड ड्रेनेज। जैसे हमने क्या पढ़ा कि नदियां पहाड़ों पर से निकलती है और समुद्र में जाके मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ना होकर किसी राज्य की ऐसी नदी है जो जाकर किसी झील में मिल जा रही है, तो उसको हम कहेंगे इनलैंड ड्रेनेज। लेक क्या होता है? एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है जिसके चारों ओर जमीन होता है, बीच में उसके डिप्रेशन होता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उसको हम लेक कहते हैं। कैनियन, कैनियन क्या होगा? एक डीप नैरो वैली है जो ऊपर से नीचे तक पूरी क्या होगी? पूरी चौड़ी होगी। इस कैनियन को भी मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है कि एक तरह का क्या है? वैली है ये, जो स्टेप लाइक में आपको दिखेगा, एक स्लोप इसमें दिखेगा। नीचे से देखिए किस तरह है, ऊपर देखेंगे तो पूरी चौड़ी होती चली जाएगी। नीचे संतरा है, नैरो रहेगा, लेकिन ऊपर से पूरी चौड़ी हो जाएगी, उसको हम कैनियन कहेंगे। फ्लड प्लेन क्या है? फ्लड प्लेन इज अ नेबरिंग एरिया ऑफ वाटर रिवर on its both sides which is flooded almost every year by river during heavy rainfall. Most floodplains are formed by deposition of sediment. जैसे देखो फ्लड प्लेन होता क्या है? रिवर हम अमूमन देखे हैं कि नदी किसी एक रास्ते से बार बार चलती है। मान लीजिए ये वाली जो नदी है ये ऐसे बहते हुए, ऐसे ये नदी बहते हुए पूरी आ रही है। ये नदी पूरी मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ऐसे बहते हुए नदी आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत तेज बारिश हो जाती है तो अगल बगल के क्षेत्र में भी देखो यहाँ पूरा पानी फैल गया है, और फिर जब बाढ़ खत्म होगी तो धीरे धीरे नदी फिर अपने रूप में आ जाएगी। तो जहां तक हर साल नदी फैल रही है, बाढ़ आने पे, ज्यादा बारिश होने पे, उतना एरिया क्या कहलाएगा? फ्लड प्लेन कहलाएगा। यहाँ तक फ्लड वगैरह आ जाता है, यहाँ पे नदी बहुत ही अच्छी सेडिमेंट क्ले वगैरह इकट्ठा कर देगी, और यहाँ की जो भूमि होती है वो फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेडेड स्ट्रीम, ब्रेडेड स्ट्रीम मतलब कि एक नदी तो एक ही है, पर एक ही नदी से कई सारे चैनल निकले हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक नदी आ रही है और बढ़ कर कितने हिस्सों में हो जा रही है, उसको हम कहेंगे ब्रेडेड स्ट्रीम। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब अगर किसी नदी में कोई नदी आकर मिल रही है, जैसे मान लो एक बड़ी नदी जा रही है, उस बड़ी नदी में एक छोटी नदी आकर मिल जा रही है, तो वो छोटी नदी उस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। और अगर किसी बड़ी नदी में से कोई नदी निकल जा रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। जैसे कलकत्ता में हम देखेंगे हुगली नदी, जो गंगा की क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा में से ही निकल कर गई है। मिएंडर क्या होता है? मिएंडर भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। मिएंडर मीन्स, अगर कोई मिएंडर में एक बार और समझा दे रहा हूँ, मिएंडर और ऑक्सबो लेक, मैं आपको दोनों एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कोई नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है ना, ये रिवर ऐसे बह रही है, यहाँ पर ये नदी ऐसे फ्लो हो रही है, इस पेन से बना लेता हूँ, इस तरह से ये नदी ऐसे फ्लो हो रही है। अब ये क्या कर रही है? आगे मान लो कोई चट्टान है, अब इस चट्टान को नदी ने काट काट कर कुछ यूं टर्न हो गई नदी, इस चट्टान को काट नहीं पाई, ये चट्टान नदी काट नहीं पाई, ये क्या हो गई? ऐसे टर्न हो गई। फिर यहाँ कोई चट्टान आया, इसको भी नहीं काट पाई, इस वाले चट्टान को भी नहीं काट पाई, तो नदी पूरी ऐसे जाकर ऐसे घूमकर यहाँ से टर्न हो गई। तो ये एरिया क्या कहलाता है? मिएंडर कहलाता है, जहां से नदी ऐसे पूरा टर्न हो रही है, ऐसे टर्न हो रही है, उसको हम मिएंडर कहते हैं। और इसी मिएंडर में जैसे देखो यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है, मिएंडर समझ में आ गया होगा, लेकिन ऑक्सबो लेक समझ लेते हैं। ये देखो ये नदी ऐसे घूम रही है, ऐसे पूरी घूम रही है, तो ये जो घूम रही नदी वो क्या कहलाएगी? मिएंडर कहलाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, नदी जब ऐसे टर्न लेगी तो यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठा करेगी, अपने कन्वेक्टिव साइड में नदी जो है सेडिमेंट इकट्ठा करेगी। ये मैंने एक और चैप्टर आपका है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में मैंने पूरा समझा चुका हूँ। यहाँ पे नदी सेडिमेंट इकट्ठा करेगी, इधर नदी सेडिमेंट इकट्ठा करेगी, और एक समय आएगा कि ये दोनों आपस में पूरा सेडिमेंट से ये भर जाएगा,
और ये चीज अलग निकल जाएगा तो हमको एक लार्ज वाटर बॉडी कुछ इस तरफ से, यहाँ पे पानी रहेगा और मेन नदी जो है यहाँ से निकल चुकी होगी, ये मेन नदी कट के कहीं और से निकल चुकी होगी और इस हिस्से को पीछे छोड़ देगी, तो ये बैल के खुर जैसा दिखेगा जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जॉर्ज, जॉर्ज क्या होता है? एक बहुत ही नैरो वैली होता है। जॉर्ज इज अ नैरो वैली विच स्टेप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेन। द टर्म comes from the French word George which means a throat or neck. A George is often smaller than canyon. जॉर्ज भी कुछ नहीं होता है, बस एक वैली है जो नीचे से नैरो है, ऊपर से चौड़ा है। अंतर इतना है कि कैनियन से छोटा होता है, कैनियन बहुत ज्यादा चौड़ा होता है पर जॉर्ज कम चौड़ा होता है। कास्केड क्या होता है? ध्यान से देखिए कास्केड। Cascade, it is a waterfall, especially a series of small fall consisting of water descending over rock or boulder. It may be naturally or may be artificial. Cascade का मतलब एक ऐसा वाटरफॉल जो सीढ़ी जैसे गिरते हुए आता है। ये नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पानी है पहले आया और इस वाले हिस्से पर गिरा, फिर यहाँ से बहते हुए फिर आया, यहाँ गिरा, यहाँ से बहते हुए ये नीचे आया। एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में अगर ये गिर रहा है तो उसको हम कास्केड कहेंगे। रैपिड, वाटर के फ्लो को ही रैपिड कहा जाता है। जहाँ पे ज्यादा ग्रेडियंट होगा, ढाल ज्यादा होगी, उस वाटर का रैपिड भी सबसे ज्यादा होगा। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी हम समझ लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की ओर, भारत से पाकिस्तान की ओर एक नदी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडस वाटर कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये 1916 में इंडस वाटर ट्रीटी किया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस चीज को लेकर हुआ था? ये मान लीजिए ऊपर वाला मैं भारत ऐसे बना दे रहा हूं, यहां से एक नदी बहते हुए आएगी और भारत के बीच से होते हुए गिलगिट बल्तिस्तान होते हुए कराची लाहौर होते हुए पूरा ये नीचे जाएगी कराची तक, है ना। तो भारत ने जैसे कि पाकिस्तान को लगता था कि भारत पानी कभी भी यहाँ पे रोक सकता है, भारत अगर पानी यहाँ पर रोक देगा तो इधर पाकिस्तान में एक ही सबसे महत्वपूर्ण नदी है इंडस, तो पाकिस्तान में जल मिलेगा नहीं, हम किसी भी देश के लिए जल रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमने समझौता किया। कब किया हमने? 19 सितंबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें मीडिएटर का काम वर्ल्ड बैंक ने किया था कि भारत कभी भी इंडस के पानी को नहीं रोकेगा। और कुछ हम जनरल फैक्ट देख लेते हैं, हालांकि ये फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। Chambal is probably the cleanest river in India. People do not bath in Chambal because of a story that says that anybody who touches the water of Chambal get cursed. भारत की सबसे साफ नदी जो है चंबल की नदी है, लेकिन कोई उसमें नहाना नहीं चाहता है क्योंकि कई लोगों का विश्वास है कि चंबल की नदी में अगर हम नहा लेते हैं तो हमें श्राप मिल जाएगा, हम श्रापित हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है ये। नर्मदा एंड ब्रह्मपुत्रा आर आल्सो अमंग द क्लीनेस्ट रिवर। नर्मदा और ब्रह्मपुत्रा भी काफी क्लीन नदी है। तेहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर इज द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट डैम इन इंडिया एंड आल्सो द 8th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में है ना, भागीरथी नदी पे एक डैम बना हुआ जिसको हम तेहरी डैम कहते हैं। ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डैम है ना, ये काफी बड़ी है, ऊंचाई भी इसकी ज्यादा है, काफी तौल भी यही है। The second largest dam in South India, Nagarjun Sagar Dam, is built on Krishna River. और दूसरा सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो नागार्जुन सागर डैम है जो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। सरस्वती that existed 4000 years ago no longer exists because has the name mentioned in the Rigved। एक सरस्वती नदी नाम की भी एक नदी हुआ करती थी जो 4000 साल पहले बहती थी, पर अब वो अस्तित्व में नहीं है। अब चूंकि इसको पढ़ा भी इसलिए रहे हैं, जानते इसलिए कि ऋग्वेद में इस नदी का जिक्र है। गंगा डज नॉट एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, इट्स ट्रिब्यूटरी भागीरथी डज। भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। एक्चुअली गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती है ना। जैसे कि मान लो ये पर्वत है, रेड पेन से बना रहा हूं ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। मान लीजिए ये पर्वत है और ये आपका गंगोत्री है, तो गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसको हम कहते हैं भागीरथी। भागीरथी
फिर ये भागीरथी जो है आगे आएगी, गंगोत्री से आगे आती है, वो उसके बाद ये अलकनंदा नदी इसको आके ऐसे अलकनंदा नदी आएगी, ऐसे अलकनंदा नदी आएगी और यहाँ पे मिलेगी। और इस नदी का, ये वाली जो नदी है इसका नाम है अलकनंदा, इसका नाम है अलकनंदा। और ये जिस जगह पर मिलती है उस जगह को हम कहते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद जो नदी ऐसे जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, गंगा। इस नदी को हम बोलेंगे गंगा। तो गंगा का ये सिस्टम है। द रिवर इज फॉर्म बाय confluence of 12 river also known as मोक्षदायिनी एंड वर्शिप बाय द हिंदू। गंगा रिवर में लगभग 12 नदियां मिल जाती हैं, फिर गंगा का शुरुआत होता है, इसीलिए इसको हम मोक्षदायिनी भी कहते हैं। कलकत्ता के पास गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको हुगली कहते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया। त्रिवेणी संगम आप लोग सुने होंगे, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है ना, वहां पे त्रिवेणी संगम जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां आपस में मिलती हैं और फिर गंगा आगे बढ़ती है ना। इसको हम संगम सिटी, प्रयागराज को इसीलिए संगम सिटी भी कहते हैं। यमुना इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। और यमुना क्या है, ये कुछ जनरल फैक्ट है जो आपको जानने चाहिए। यमुना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। पूरी लंबाई यमुना की कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है ना। अब देखिए इंडस रिवर की कुछ, ये आपकी इंडस, झेलम, रावी, सतलज आर रिवर दैट ओरिजिनेट इन इंडिया एंड फ्लो इनटू पाकिस्तान। भारत में इंडस नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ये सारी नदियां ऐसी हैं जो भारत से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन बहकर जाती कहाँ है, तो पाकिस्तान में जाती हैं। सोचो हमारा पानी भी अगर उनको मिलता है तो हमारी वजह से मिलता है। वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको मालूम होगा, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा रखा है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सिंधु सभ्यता है जो इसी नदी के अगल बगल बसी थी। तो ये सारे कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, है ना। मैं इसका पीडीएफ ऐसे डाल दिया हूँ, ये आपकी बुक में तो है नहीं, पर आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। कुछ इंपॉर्टेंट डेल्टा हम लोग देख लेते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड फॉर्म बाय हुगली एंड मेघना रिवर इन वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश विथ हुगली इन द वेस्ट, मेघना इन द ईस्ट। अब देखो सुंदरबन डेल्टा हुगली और मेघना नदी के द्वारा बनाया जाता है ना। हुगली नदी वेस्ट में बनाती है और मेघना नदी ईस्ट में बनाती है। गोदावरी डेल्टा आप देख लीजिए, गोदावरी डेल्टा को हम और क्या कहते हैं, गॉड्स ऑन क्रिएशन, है ना। इस फॉर्म बाय गौतमी, नीलादेव एंड वशिष्ठा एंड वैंतेया ड्यूरिंग द ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश, गौतमी, नीलादेव और डिस्ट्रीब्यूटरी। अब कुछ एक गोदावरी डेल्टा है जो इन छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनता है ना। नदियों का नाम आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, गौतमी नदी है, नीलादेवु नदी है और वशिष्ठ नदी है। ये सारी आंध्र प्रदेश की नदियां हैं जो जाकर बे ऑफ बंगाल के साइड में डेल्टा बनाती हैं। महानदी डेल्टा तो महानदी द्वारा बनेगी। कावेरी डेल्टा जो कावेरी नदी द्वारा बनती है। कृष्णा डेल्टा कृष्णा नदी द्वारा बनेगी, आंध्र प्रदेश में की है ना। उसके बाद कुओम या फिर कुवम डेल्टा, कुवम डेल्टा आपके कुओम रिवर की। इंडस डेल्टा जिसको हम सप्त हिंदू भी कहते हैं, इंडस, मतलब जो भी डेल्टा बन रहा है वो उस नदी के नाम से ही स्टार्ट होगा। अब तुम लोगों के मन में होगा कि सर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा के बारे में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। जैसे मान लो ये नदी बह रही है, जब ये नदी बहेगी ना तो अपने साथ पहाड़ों के छोटे छोटे कण तोड़ कर लाएगी, और जहां पे इस नदी का स्पीड धीरे हो जाएगा, मतलब अपने ओल्ड स्टेज में, ये अगल बगल इन छोटे छोटे कणों को, इन मिनरल्स को छोड़ देगी। अमूमन ये ज्यादा से ज्यादा छोड़ती कहां पर है, तो अपने मुहाने पे, अपने माउथ पे, जहां नदी समुद्र में मिल रही है। तो एक बहुत ही अच्छा फर्टाइल लैंड तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। मैं अगर अपने भाषा में कहूं तो नदियों द्वारा लाया गया कचरा डेल्टा कहलाता है, पर वो कचरा काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। ये अपने भाषा में आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। कुछ हम सौरो रिवर देख लेते हैं। सौरो रिवर, अब देखो यहाँ इस नदी का नाम सौरो रिवर क्यों है। सौरो रिवर कहने का मतलब आखिर इन नदियों को शोक क्यों कहा गया है, दुख का कारण क्यों बताया गया है, क्योंकि ये नदियां इन जगहों पर जाती हैं तो बाढ़ लाती हैं, काफी तबाही मचाती हैं। जैसे कोसी नदी, इसको बिहार और नेपाल का सौरो कहा जाता है। कोसी नदी का पानी जब बढ़ता है तो आधा बिहार डूब जाता है। दामोदर नदी का पानी बढ़ेगा तो बंगाल में जो है पूरा बाढ़ आ जाएगी,
महानदी उड़ीसा का सौरव है, ब्रह्मपुत्र नदी असम का, दोनी रिवर कर्नाटक का, घाघरा रिवर उत्तर प्रदेश का। घाघरा में पानी बढ़ा मीन्स वहां की गंगा मिली और गंगा का भी जल स्रोत बढ़ गया, उत्तर प्रदेश से बाढ़ आ जाएगी। येलो रिवर, आपको मैं जब दपा था कॉर्नाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें येलो रिवर का जिक्र था। येलो रिवर जो है चीन में है और चीन की एक बहुत ही फेमस नदी है ये, और ये जहां मिलती है उस सागर को भी हम येलो सी कहते हैं। और ये कहाँ की सरो है, तो चीन की सरो है ये। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। द यूरोप की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लगभग इसकी लंबाई 3530 है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड चाइना यांगसी रिवर, चीन में ही है, ऊपर येलो रिवर बहता है, येलो रिवर के नीचे यांगसी रिवर आपको मिलेगा जो एशिया का सबसे लंबा नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपकी है मिसौरी मिसिसिपी, लगभग 5971 किलोमीटर। मिसौरी मिसिसिपी कहाँ है, तो आप अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर देखेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट लेक, उसी के इर्द गिर्द आपको ये नदी दिखेगी। शायद ये नदी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद ये नदी गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर आ रही है, पर चेक कर लीजिए। नहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको का नहीं आएगी, ग्रेट लेक की ओर बहती है, बात देख लीजिएगा इसको, उसी के इर्द गिर्द आपको मिल जाएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी तो बेशक इंडस है ना, 3180 किलोमीटर। किसी किताबों में आपको 2900 भी देखने को मिलेगा, तो ये लगभग में है ना, कोई नापा नहीं है, लगभग में है ये। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुर्रे डार्लिंग है ना, इसका नाम ये नदी तो आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका नाम क्या है, मुर्रे डार्लिंग तो आपको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनाइटेड किंगडम इज सेवन, द लॉन्गेस्ट रिवर द यूनाइटेड किंगडम इज सेवर्न। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सेवर्न नदी है, बहुत पवित्र भी माना जाता है ये। द डीपेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कांगो, दैट इज जाइले रिवर है ना, दूसरा सबसे डीपेस्ट मतलब बहुत ज्यादा गहराई वाला है ना, दूसरी सबसे दुनिया की नदी जो है वो कांगो की जाइले नदी है। कांगो देश में जाइले नदी आपको दिखेगा, ये है ये। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमें याद रखने चाहिए वर्ल्ड रिवर को, जैसे रिवर डैन्यूब फ्लो थ्रू 4 कैपिटल सिटीज जैसे बुदापेस्ट, बेलग्रेड, वियना एंड ब्रासिलावा है ना, जिसको हम स्लोवाकिया भी कहते हैं। रिवर डैन्यूब जो है लगभग 4 कैपिटल से, 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। पहली बुदापेस्ट जो हंगरी में है, दूसरी बेलग्रेड जो सर्बिया में है, तीसरा वियना यानी ऑस्ट्रिया में, और चौथा स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। इट टचेस और फ्लो थ्रू अ कंट्रीज, और ये कौन सी देशों से होकर गुजरती है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा है ना। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए इसको, यूपीएससी वगैरह के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए भी बहुत महत्व रखता है ये। रिवर विच क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस इज जाइले, जाइले नदी आपने अभी पढ़ा कांगो में है, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। जैसे कि बात समझिए, जैसे कि मैं अफ्रीका में मान लो ये इक्वेटर वाली लाइन है ना, यहाँ आपको कांगो दिखेगा, तो यहीं पे जो नदी बह रही है जाइले, वो कुछ ऐसे जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे इसने इक्वेटर को काटा इस नदी ने, और यहाँ से गुजरी तो यहाँ पर भी इसने इस वाले एरिया में 2 बार इसने इक्वेटर को काटा। तो जाइले नदी ऐसी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है ना। लिम्पू नदी 2 बार काटती है, किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को है ना। द रिवर बेगिंग थ्रू इक्वेटर एंड देन क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिफोर इम्पटिंग इनटू द सी इज नील नदी, एक ऐसी नदी जो इक्वेटर से शुरू होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छूते हुए निकलती है ना, और तब जाके समुद्र में मिलती है, उसको हम कहते हैं नील नदी। देखो नील को नाइल भी आप पढ़ सकते हैं, नाइल भी पढ़ सकते हैं है ना, हिंदी में इसको नील नदी कहा जाता है। द रिवर विच डज नॉट हैव एनी ब्रिज अक्रॉस इट थ्रू द एंटायर लेंथ इज द अमेज़न, ब्राजील का सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। ये अमेज़न नदी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर कभी भी कोई ब्रिज नहीं बना, कोई पुल वगैरह नहीं बना। Example of countries which do not have any river flowing through them is Saudi Arabia, Kuwait, Yemen, Bahrain and Qatar। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पे कोई नदी ही नहीं है, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन और कतर। लिस्ट ऑफ 5 प्रयाग एसोसिएटेड विथ रिवर गंगा इन इंडिया, यहाँ पे कुछ प्रयागों का नाम दिया गया है ना,
जो गंगा से एसोसिएट है। थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। देवप्रयाग द प्लेस कन्फ्लुएंस भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर। देवप्रयाग एक ऐसा जगह है, ये रहा देवप्रयाग, ये रहा देवप्रयाग। देवप्रयाग देखो, अब ये गंगोत्री से कौन निकला, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आई अलकनंदा से मिलकर, ये अलकनंदा से मिलकर क्या बन गई, देवप्रयाग, और यहीं से आगे गंगा की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसके पहले कई सारे प्रयाग आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। लास्ट में आपका आएगा देवप्रयाग, बल्कि देवप्रयाग पहले भी आओ। शुरुआत तो किसी और नदी से ही आपको करना पड़ेगा, विष्णुप्रयाग से ही पहले करना पड़ेगा। विष्णुप्रयाग में एक नदी बद्रीनाथ से निकलती है, फिर उसमें एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा आकर मिलती है इस नदी में, तो इसका नाम हो जाता है विष्णुप्रयाग। फिर वो उसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं। फिर ये अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है, इसमें नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है, कहाँ पे, नंदप्रयाग में। फिर वो अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कर्णप्रयाग में इसमें पिंडार गंगा आकर मिलती है ना। और फिर ये आगे बढ़ती है तो पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इसको महानदी सॉरी मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। और फिर ये आगे बढ़ती है तो इसमें आपको भागीरथी दिखेगी। जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको कुछ इस तरह से बता देता हूं, इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करके इसको आपको समझा देता हूं। यहां पर है ना, यहां समझिए, इधर आपको समझा देता हूं। थोड़ा सा पेन को पतला कर दें ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे कि मान लीजिए यहां से अलकनंदा निकली भागीरथी बद्रीनाथ से, ऐसे निकली है ना। और यहाँ पर एक छोटी नदी है जिसका नाम है क्या, धौली गंगा। इस नदी की क्या नाम है, धौली गंगा। जब ये नदी आकर इसमें मिलेगी इस जगह को हम क्या कहते हैं, तो इस जगह को हम बोलेंगे विष्णुप्रयाग। VP में लिख दे रहा हूं, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, विष्णुप्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक आकर नदी मिल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंडार गंगा। उसको हम बोलेंगे पिंडार गंगा, जो आकर मिलेगी आपके कर्णप्रयाग में। पिंडार गंगा कहां पे मिलेगी, इस जगह जहां पे मिल रही है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, कर्णप्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ी और यहाँ पे मंदाकिनी नदी आकर मिली, और जहां मिली वो जगह क्या कहलाएगा, तो वो जगह आपका कहलाएगा रुद्रप्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ी ऐसे, और फिर देखिए वहां पे ये नदी आगे बढ़ने से यही गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आकर मिलती है और यहीं से गंगा आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग। अब यहां से जो नदी आगे बढ़ रही है उसका नाम रहेगा गंगा। इसका नाम क्या रहेगा, गंगा। बाकी नदी जो आ रही है उसका नाम क्या है, अलकनंदा ही है। बाकी छोटी मोटी नदियां आकर इसमें मिल जा रही हैं। अब आप सोचोगे सर ये अलकनंदा यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें कई सारी नदियां आकर मिल रही हैं, क्यों नहीं इस नदी के नाम से ये आगे बढ़ रही है। इसलिए कि अलकनंदा नदी इन सभी नदियों से काफी गहरी है, इसीलिए उसका नाम अलकनंदा से। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ रिवर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिवर सिस्टम को तैयार करती हैं और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं द सोर्स है ना, पहला तो वो जहाँ से नदी निकल रही है, दूसरा द कोर्स, जिस रास्ते से नदी जा रही है और जहाँ जहाँ डिवाइड हो रही है, तीसरा इन द अपर कोर्स मीन्स अपर कोर के रास्ते नदी कैसे बह रही है। अपर कोर्स मीन्स एकदम ऊंचाई पर से, जहाँ से पहाड़ों पर से नदियाँ आ रही हैं, और किस तरह नदियाँ पहाड़ों पर से जब आती हैं तो हेडवार्ड इरोजन करती है, मतलब अंदर की ओर गहराई में इरोजन करती है। उसके बाद आप देखें क्या, इन द मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या होता है, नदियां धीरे धीरे प्लेन की ओर बढ़ती हैं, है ना, ग्रेडियंट से प्लेन की ओर बढ़ती है, मिएंडर का फॉर्मेशन वगैरह हल्का फुल्का हो जाता है। ट्रिब्यूटरीज, नदियां किस तरह से अपने में से ही कई सारी नदियों का निर्माण कर देती हैं। ट्रिब्यूटरीज में कई सारी नदियां बड़ी नदियों में आके मिलेंगी, और डिस्ट्रीब्यूटरीज में एक ही नदी में से कई सारी नदी निकल जाएगी। और उसके बाद क्या है, द रिवर माउथ। द रिवर माउथ का मतलब कि नदी कहाँ पे जाके लास्ट में मिल जा रही है, उस हिस्से को हम रिवर माउथ कहते हैं। व्हाट फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ अ रिवर। किसी नदी के स्पीड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो असर पहुंचाते हैं। तो पहला ग्रेडियंट मीन्स ढाल कितना है। अगर मान लीजिए कोई नदी यहाँ से बह रही है,
इसकी स्पीड काफी स्लो होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और यहां से नदी बहेगी तो ये ढाल बहुत ज्यादा, एलिवेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से नदी की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। रफनेस ऑफ द रिवर बेड, कैसा रिवर बेड है? अगर देखिए रफनेस मीन्स अगर वो स्ट्रक्चर इस तरह से है तो इरोजन काफी कम होगा, लेकिन एकदम ऐसे प्लेन स्ट्रक्चर है, एकदम कंकेव टाइप में स्ट्रक्चर है, तो नदी हेडवर्ड इरोजन बहुत ज्यादा करेगी, गहराई में बहुत ज्यादा चली जाएगी। उसके बाद क्या है? वेटेड पैरामीटर वाइड ऑफ द रिवर, कितनी चौड़ी नदी है, नदी की चौड़ाई कितनी है, यह भी मायने रखता है कि किसी भी नदी के बहने में। लोड ऑफ द रिवर, कि कोई नदी अगर बह रही है तो उसके साथ कितना लोड चल रहा है। लोड मीन्स इरोजन, जो पहाड़ों पर नदियां बह रही हैं तो अपने साथ क्या क्या लेकर आ रही हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर ला रही हैं। अगर ये सारे पत्थर आएंगे आपस में टकरा कर जुड़कर किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, सैलिनिटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी तरह का भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न विथ अ डायग्राम, हमें तरह तरह के ड्रेनेज पैटर्न को बताना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? डेंड्रिटिक पैटर्न, व्हेन अ नंबर ऑफ स्ट्रीम जॉइन द मेन स्ट्रीम at the different point and form a pattern like branches of a tree is called dendritic pattern. For example, a river of northern plain गंगा यमुना। जैसे कि मान लीजिए डेंड्रिटिक पैटर्न हम किसको कहते हैं, तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है ना, ये कोई मेन नदी है और इसमें कई सारी नदियां आकर ऐसे मिल जाए, कई सारी नदियां आकर इसमें छोटी छोटी नदियां मिल जाए, तो आप देखेंगे ये पेड़ जैसी आकृति तैयार हो रही है ना। अगर मैं इसको ऐसे सीधा बनाऊं तो कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलेंगी, तो किस तरह की आकृति बन रही है? एक ट्री जैसा फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। Trellis pattern, when all the stream join the main stream at right angle, the pattern is called trellis pattern. For example, peninsular river गोदावरी एंड कृष्णा। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है ना, कोई नदी ऐसे बह रही है और एक नदी आई बिल्कुल एकदम सीधी आई और राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रही है। कोई भी नदी इससे मिल रही है, कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही है इससे, तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? ट्रेलिस पैटर्न। रेडियल पैटर्न, व्हेन अ स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पीक ऑफ डोम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडियल पैटर्न। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे नदी है और यहाँ से हर डायरेक्शन में नदियां बाहर की ओर जा रही हैं, हर एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडियल पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न और रेडियल में अंतर क्या है? तो डेंड्रिटिक में क्या होता है? नदियां आती हैं और रेडियल से नदियां जाती हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न, द डायरेक्ट पैटर्न मार्क्ड बाय राइट एंगल बेंड इन जंक्शन बिटवीन द ट्रिब्यूटरी। अब देखो, अगर नदियों से मिलकर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, इट इज फॉर्म व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इनटू अ लेक और अ डिप्रेशन, इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, यहाँ पे दिया होगा सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल, सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी है और उसका पानी हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है और वो जाकर किसी लेक में जाकर गिर रहा है या फिर किसी खड्ड में गिर रहा है, किसी बड़े डिप्रेशन में गिर रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। डेंड्रिटिक का देख लीजिए, रेक्टेंगल का देख लीजिए, जो नदी एकदम रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रही है। Give the classification of Indian river on the basis of discharge of water। हम बताएंगे कितनी पानी जो है किस साइड ज्यादा गिरता है। अरेबियन सी में कितना होता है, बे ऑफ बंगाल में कितना गिरता है। पहला हम देखेंगे द अरेबियन सी ड्रेनेज। 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंप्राइजिंग द इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। ये जो सारी नदियां हैं, जैसे इंडस हुआ, नर्मदा हुआ, तापी हुआ, माही हुआ, पेरियार हुआ, ये मैक्सिमम जो है कहाँ गिरती हैं? जाकर अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में भारत की लगभग 77% नदियां जो हैं कहाँ गिरती हैं? इनका माउथ किधर होता है? इस बे ऑफ बंगाल की साइड में होता है। जैसे उन नदियों के नाम देख लीजिए, नदियों का नाम दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, है ना। ये अपने वाटर को कहाँ ले जाकर गिराती हैं? इस साइड में गिराती हैं, है ना। और ये नर्मदा नदी हुआ, ये तापी नदी हुआ, ये सारी नदियां अरेबियन सी में जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर ऑन द साइज ऑफ वाटर वेव, है ना।
अब वाटरशेड के आधार पर नदियों का क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो जैसे मेजर रिवर बेसिन, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिवर बेसिन कौन कौन सा है? तो गंगा का है, ब्रह्मपुत्रा का है, कृष्णा का है, तापी का है, नर्मदा का है, माही का है, पेन्नार का है, साबरमती, बारक एक्सेट्रा। 83% टोटल रन ऑफ द कंट्री, मतलब लगभग 86% जो हमारा बेसिन है, जो लैंड एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो इन्हीं सारी नदियों का बेसिन है। और इसमें सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा, गंगा और इंडस है। मीडियम रिवर बेसिन, दिस इंक्लूड द रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इंकॉर्पोरेटिंग 44% river basins such as कालिंदी, पेरियार, मेघना एक्सेट्रा। 8% ऑफ टोटल। अब देखो ये मीडियम साइज, मीडियम का मतलब देखो 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो सबसे बड़ी नदी का बेसिन आप समझ रहे होंगे कि एक मेजर नदी बह रही है और उसके चारों ओर का जो क्षेत्र कहलाएगा उसका बेसिन कहलाएगा, है ना। और छोटी मोटी नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये मेघना, पेरियार, इन सब का लगभग 8% जो है मीडियम बेसिन में आता है ना। उसके बाद जो 9% बचा आपका, वो जो और सबसे छोटी नदियां हैं उनका आएगा। तो वो इधर उधर से जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो उनका बेसिन कहलाता है, जिसको हम माइनर रिवर बेसिन के रूप में लेते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन नेचर। देखो पेरेनियल किसे कहेंगे और नॉन पेरेनियल किसे कहेंगे। सबसे बड़ी बात जान लो, पेरेनियल नदी वो नदी होती है जो साल भर बहती है, उसका पानी नहीं सूखता है। नॉन पेरेनियल का मतलब जिसका पानी कभी कभी सूख जाता है। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? पेरेनियल रिवर कहलाती हैं। और पेनिनसुलर इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में जो नदियां होती हैं वो नॉन पेरेनियल होती हैं। तो ओरिजिन से तो आप समझ गए होंगे कि इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ होगा? हिमालय से हुआ होगा। इनका ओरिजिनेशन हमारे प्लेटो से हुआ होगा, पेनिनसुलर प्लेटो से। ये जो नदियां होती है लगभग थ्रू आउट द ईयर, है ना, पूरे साल बहती रहती है। पर ये पूरे साल नहीं बहती है, ये सीजनल होती है। जब इनका समय आता है, बारिश का मौसम आता है, तो इन नदियों में पानी काफी बढ़ जाता है। ये काफी बड़ा बेसिन कवर करती है ना। इनका जो बेसिन होता है ये बहुत बड़ा होता है, इनका प्लेन एरिया काफी ज्यादा होता है, इनका प्लेन एरिया कम होता है। इसका इरिगेशन में, कल्टीवेशन में, नेविगेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट में इनका वो करते हैं। लेकिन इसका यूज हम नहीं ऐसे नहीं करेंगे, नेविगेशन नहीं कर पाते हैं, छोटे मोटे कल्टीवेशन वगैरह में कर लेते हैं। इरोजनल फीचर में देखेंगे ये वी शेप, वैली, जॉर्ज, कैनियंस, इन सब का निर्माण करती हैं। और ये केवल क्या करती है? शैलो वैली, बहुत छोटी मोटी वैली का निर्माण ये करेंगे। दे परफॉर्म मोर इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी। इन सारी नदियों में बहुत ज्यादा इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है। इसमें ज्यादा इरोजन और ज्यादा डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ मैप से समझिए, है ना। ये ऊपर आप गंगा नदी देख रहे होंगे, है ना। ये गंगा नदी जो है इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में इरोजन होता है। अब गंगा नदी का अगर मैं कहूँ कि गंगा नदी का बेसिन क्या है, तो ये आप पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे पूरा ये गंगा नदी का बेसिन, इतना बड़ा एरिया। ब्रह्मपुत्रा का बेसिन ये पूरा ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में आएगा। इंडस का बेसिन ये पूरा किस में आएगा? इंडस के बेसिन में आएगा। तो देखिए केवल 3 नदियों ने मिलकर इतना ज्यादा बेसिन इकट्ठा कर लिया है। ये सारा क्षेत्र इन्हीं नदियों का है। पर ये जो सारी नदियां हैं ये नॉन पेरेनियल है ना, ये नॉन पेरेनियल है। इनका बेसिन काफी छोटा छोटा होता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इनका जो बेसिन होता है बहुत छोटा होता है ना। तो ये सारा जो है इसका हो गया। आगे देखते हैं डेल्टा और एस्टुरी में क्या अंतर है। ध्यान से समझो, बहुत छोटा टॉपिक है। डेल्टा का मतलब नदियां जब बहुत ही अधिक मात्रा में डिपोजिशन कर देती है तो उसे डेल्टा कहा जाता है। देखिए इसका शेप कैसा होगा। डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर एट देयर राइवल। डेल्टा क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का एक डिपोजिशन होता है। नदियों द्वारा लाया गया जितना भी सेडिमेंट होता है लास्ट में मुहाने पे जाके जब इकट्ठा होता है ट्रायंगुलर शेप में, उसको हम डेल्टा कहते हैं। एस्टुरी क्या होता है? इट इज पार्टली इंक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर अलोंग द कोस्ट वेयर फ्रेश वाटर फॉर्म द रिवर एंड स्ट्रीम मीट विद द साल्ट वाटर ऑफ द ओशन। ये एस्टुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर आकर और साल्ट वाटर से मिक्स होता है ना। मतलब जहाँ पे समुद्र में, जैसे मान लीजिए नदी का पानी आया और समुद्र का पानी, जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं उसको उस एरिया को हम क्या कहते हैं? एस्टुरी कहते हैं।
They form on the tideless sea coast near the mouth of the river where sediment brought by the river deposited. यहाँ ये डेल्टा उसी जगह इकट्ठा होगा जहाँ पे टाइड ना आता हो, हाई टाइड लो टाइड, पर जहाँ पर टाइड आएगा वहाँ पे क्या इकट्ठा होगा, एस्चुरी इकट्ठा होगा। दे आर रिच इन एग्रीकल्चरल ग्राउंड, दे आर, देखो अब जो डेल्टा होगा वो एग्रीकल्चर के लिए काफी फेमस होगा क्योंकि सेडिमेंट आए हैं, इकट्ठा हुए, काफी मिनरल उसमें होंगे। एस्चुरी सेडिमेंट के लिए नहीं बल्कि एस्चुरी खेती के लिए नहीं बल्कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन या फिर मछली वगैरह पकड़ने के लिए काफी फेमस होते हैं। कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये डेल्टा। और कौन कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं? तो तापी है ना, नर्मदा, ऐसी नदियां जो है एस्चुरी बनाती हैं। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का हमको फीचर बताना है, इसके बारे में बताना है। तो पहले हम देखते हैं इंडस नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ है। तो रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत फ्रॉम बोखारचू ग्लेशियर। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। ये आपकी इंडस नदी है और ये कहाँ निकलेगी? तिब्बत के बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है ये। In the northern slope of Mount Kailash near Mansarovar Lake in Tibet is known as सिंगी खम्बन। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब होता है लायन माउथ। तिब्बत में इंडस नदी को क्या कहते हैं? सिंगी खम्बन। उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे होते हुए और ये पाकिस्तान में एंट्री लेती है और कराची के द्वादर बंदरगाह पर जाती है। कहाँ जाती है? कराची के द्वादर बंदरगाह पे। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है, 2900 किलोमीटर। किसी किसी किताबों में आपको 3180 भी दिया होगा या 3200 दिया होगा, तो वो भी गलत नहीं है। आप अप्रॉक्स क्या कर देंगे? 2900 किलोमीटर इसको आप कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है? तो लद्दाख यानी आप हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी से होते हुए पाकिस्तान का ये इस्लामाबाद एरिया से गुजरते हुए कराची के द्वादर पोर्ट तक ये आती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। 5 लोगों का तो नाम याद रखिएगा। जास्कर, नुब्रा, स्यूक, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 5 नदियां जो इसकी आप याद रखिएगा, सतलज, बी, रावी, चेनाब, झेलम। 1 2 3 4 5, ये 5 नदियां आपको याद होनी चाहिए जो इंडस रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन? तो आपका ये हो गया रावी, बीस, सतलज जो बीच में आके मिलती है, झेलम और चेनाब। ये 5 नदियां क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडस ये पूरा गिलगिट का रीजन, ये ऊपर पूरा गिलगिट का रीजन या फिर बाल्टिस्तान का रीजन, ये सारा का सारा इंडस का प्लेन कहलाता है। पंजाब का, ये भारत में पंजाब का ये पूरा का क्षेत्र ये इंडस का प्लेन कहलाता है। और ये नदी लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाती है? सप्त सिंधु डेल्टा का निर्माण करती है। कराची के द्वादर बंदरगाह में, इस वाले रीजन में, यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं सप्त सिंधु डेल्टा। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पंचनाद ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अब देखो, अब कुछ नहीं है, अब जो मैंने आपको बताया कि झेलम, चेनाब है ना, रावी, बीस, सतलज, इन 5 नदियों के बारे में आप जान लीजिए, बस हो गया। द झेलम इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, राइजेस फ्रॉम spring at Waring situated at the foot of Pir Panjal in the south eastern part of the valley Kashmir। झेलम नदी कहाँ से आती है? तो पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी से आती है। इसकी झेलम की पूरी लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक यहाँ पे है, तो बुलार लेक यहाँ पे है। ये चेनाब नदी को झांग में जाकर मिलती है। झेलम चेनाब नदी से कहाँ मिलती है? झांग में जाकर। देखिए ये झेलम आ रही है यहाँ पर, ये झेलम है और ये चेनाब है। ये वाला जो जहाँ पे दोनों आपस में मिल रही है इसको हम झांग कहेंगे। और ये एरिया कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है ना। चेनाब देखते हैं, चेनाब की टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 115 किलोमीटर है ना। ये टांडी नियर क्योलोंग, हिमाचल प्रदेश। ये क्योलोंग से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, जहां इसको चेनाब या फिर चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। ये गंगा के ऊपरी सतह से निकलती है, हिमाचल प्रदेश होते हुए ये नीचे आती है और जाकर ये भी पाकिस्तान के उच्च शरीफ सिटी में आकर मिल जाती है। रावी नदी इस राइजेस वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास, कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से रावी नदी निकलती है। It drains area between Pir Panjal and the Dholadhar ranges. The total length is
720 किलोमीटर, लगभग 720 किलोमीटर की रावी की लंबाई है। इट इंटर्स पंजाब प्लेन नियर माधोपुर एंड लेटर इंटर पाकिस्तान बिलो अमृतसर। ये सबसे पहले पंजाब से होते हुए, पंजाब के माधोपुर से होते हुए और पाकिस्तान के अमृतसर में जाकर इंडस से मिलती है। ये अब कहोगे सर अमृतसर तो पंजाब में अपने वहां है, तो पाकिस्तान में भी एक अमृतसर है। इट इज आल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ लाहौर, इसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। 20 कहां से निकलता है, तो रोहतांग पास के 20 कुंड से जो है 20 निकलता है। इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर होती है। ये पीर पंजाल धौराधार के रेंज में सतलज रिवर से जाके पंजाब के हरीके में जाकर मिलता है। तो इसका नाम आप बस इतना ही याद रखिए। देखिए इसमें याद क्या रखना है, नदी निकली कहां से और नदी की लंबाई कितनी है। सतलज नदी राक्षक ताल से निकलता है जो मानसरोवर में है। मानसरोवर कहाँ है, तो तिब्बत में है। इसको हम लांगचेन खंबाब भी कहते हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर होती है पूरे इंडिया में, और ये जाकर रोपड़ में जो है इंडस में मिल जाती है। तो ये सारी नदियां हो गई, आपको भूलना नहीं है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज को कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और 20। इसको आपको भूलना ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं भूलना है इसको। एक्सप्लेन द ओरिजिनेशन ऑफ गंगा। अब हमने इंडस को समझ लिया, अब हम गंगा को समझेंगे। गंगा को देखिए, द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हियर इट इज नोन एज भागीरथी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, जो उत्तराखंड में है ना। और उसको हम भागीरथी कहते हैं, जहां से वो निकलती है। और यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, और अलकनंदा नदी से आगे जब बढ़ती है तो हम इसको उत्तराखंड के आगे से क्या जानते हैं, गंगा जानते हैं। गंगा का प्लेन काफी बड़ा है। गंगा में बहुत सारे ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, है ना। और इसकी ट्रिब्यूटरी इतनी बड़ी है, और जो पेनिनसुलर यानी कि दक्षिण भारत की भी कुछ नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे चंबल, बेटवा, सन, ये सारी की सारी गंगा की टोटल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा जाकर मिलती कहाँ पे है, तो गंगा जाकर गिरती है आपकी बांग्लादेश में। और गंगा का भारत में टोटल 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। गंगा लास्ट में जाकर बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाएगी, पद्मा कहलाएगी। मिलती किसमें है, तो ब्रह्मपुत्र में है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाएगी, तो जमुना कही जाएगी। इसका डिपोजिशन बहुत बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यमुना रिवर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये उत्तराखंड के। उसके बाद ये दाल पठार देहरादून डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और पूरा नीचे दिल्ली का एरिया कवर करते हुए और आएगी, और प्रयागराज में गंगा से ये मिल जाती है। उसके बाद हम क्या देखें, यमुना में यमुना की लंबाई कितनी है, तो यमुना की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। एट द हथनी कुंड बैराज its water are diverted two large canal, the western Yamuna canal flow toward the Haryana, eastern Yamuna canal flow toward the उत्तर प्रदेश। अब देखिए, जैसे ही वो हथनी कुंड बैरेज के पास आती है, तैसे यमुना की 2 धाराएं बन जाती हैं। एक आपकी जाती है हिमाचल प्रदेश की साइड, हरियाणा, एक कहलाएगी आपकी क्या, द वेस्टर्न यमुना कैनाल, जो हरियाणा की ओर जाएगा, और एक कहलाएगा ईस्टर्न यमुना कैनाल, जो उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा। दूसरा फीचर इसका क्या है, इट मर्जेस विद द गंगा इन त्रिवेणी संगम प्रयागराज। और ये कहाँ पे जाके गंगा मिलती है, तो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मिलता है, जो जहाँ पे हर 12 साल पे हिंदुओं का त्योहार महाकुंभ मनाया जाता है, जैसे अब मनाया जा रहा है। अगला, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के कुछ जो मेजर नदियां हैं उनके बारे में हमें बताना है कि उनकी क्या क्या खासियत है। जैसे चंबल नदी, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, पर इन बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। नदी आ कहाँ से रही है, नदी की लंबाई कितनी है, और नदी लास्ट में जाकर मिल किस में रही है। तो चंबल नदी की लंबाई, अब देखो ये सारी वो नदियां हैं जो गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज है ना। ये सारी कौन सी नदियां हैं, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट नदी जैसे चंबल, गंडक, घाघरा मैं आपको बता दूंगा। इसकी लंबाई लगभग 1024 किलोमीटर है ना। ये मालवा प्लेटो से बहते हुए आती है, गंगा में आकर मिल जाती है। इसी नदी पे राणा प्रताप सागर डैम का भी
इसी नदी के डाउन स्ट्रीम में, मतलब इसी नदी से जो ये चंबल नदी बहती हुई जा रही है, जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम का निर्माण किया गया है। ये देखिए गंडक नदी, गंडक नदी कंप्राइजेज 2 स्ट्रीम नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। गंडक नदी जो है 2 स्ट्रीम आपस में आकर मिलती है, तो उसके आगे जो है गंडक नदी शुरू हो जाता है, जिसको हम काली गंगा और त्रिशूल गंगा भी कहते हैं। द गंडक रिवर आल्सो नोन एज द नारायणी एंड द गंडक इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन नेपाल एंड अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन द गंगा रिवर इंडिया। गंडक नदी नेपाल की सबसे फेमस नदी है और गंगा की एक ट्रिब्यूटरी भी है। इट इंटर गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये गंगा कहाँ मिलती है, तो बिहार की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आकर मिलती है। इसकी पूरी लंबाई 814 किलोमीटर है। घाघरा नदी, और ये लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जिसको हम घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी को हम कर्णाली नदी भी कहते हैं। कहाँ पर, नेपाल में। इट कट थ्रू द हिमालयाज इन नेपाल एंड ज्वाइन सारदा रिवर एट ब्रह्म घाट इन इंडिया। हियर टुगेदर दे फॉर्म अ घाघरा रिवर। ये नेपाल से, ये हिमालय से जब निकलती है ना, तो नेपाल में ये कट कर आकर ब्रह्म घाट में मिल जाती है, और उसको मिलने के बाद, ब्रह्म घाट में मिलने के बाद ये क्या, शारदा नदी से जब ये मिलेगी तो ये कहलाएगी आपकी घाघरा नदी। द कोसी इज ट्रेन बाउंड्री रिवर विच फ्लोज थ्रू तिब्बत नेपाल इंडिया। कोसी रिवर एक नदी, कोसी भी है आपकी 1 किलोमीटर, लगभग 720 किलोमीटर है। इसको हम बिहार का सौरो भी कहते हैं, सारो और बिहार भी कहते हैं। ये भी माउंट एवरेस्ट के लिए तिब्बत से ही नदी बहती हुई आती है और बिहार में चली जाती है। और यही कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। रामगंगा की कोई जरूरत नहीं है, केवल लंबाई याद कर लीजिएगा 596 किलोमीटर। दामोदर को याद कर, दामोदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दामोदर को हम रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो दामोदर वैली है उसको हम रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरेशन किया जाता है। कई सारे डैम्स वगैरह का इसमें निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पे दामोदर वैली का ऑपरेशन हुआ था 1948 में, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कई सारे एरिया में जो है रिवर अपॉर्चुनिटीज, जैसे इसको रिवर ऑफ सारो कहा जाता था, इसकी वजह से बाढ़ आती थी, पर इसको अपॉर्चुनिटी में बदला गया। यहाँ से कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरेशन करने की कोशिश किया गया। इरिगेशन के काम में दामोदर नदी के पानी को लगाया गया, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है। महानंदा, शारदा की लंबाई जान लो 252 किलोमीटर है ना। उसके बाद महानंदा की भी लंबाई जान लीजिए 324 किलोमीटर। और एक सन नदी है, सन नदी की लंबाई जो है 784 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक के पठार से निकलती है नदी मध्य प्रदेश से होते हुए, और ये लास्ट में जाकर बिहार के दानापुर पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 784 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा हम आसान भाषा में समझते हैं। ये मान लीजिए आपका इंडिया का ये वाला रीजन है ना, ये आपका ईस्ट इंडिया का है पूरा ऐसे। ब्रह्मपुत्रा नदी ये है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। इस नदी को हम ये नदी तिब्बत की पहाड़ियों से आती है। जब ये तिब्बत से निकलती है नदी, तो इसको हम कहते हैं सांगपो रिवर, सांगपो रिवर। उसके बाद ये नदी नामचा बरवा से ऐसे घूम जाती है। ये वाला क्षेत्र आपका कहलाएगा नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। और जैसे ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, इस नदी का नाम हो जाता है क्या, इस नदी का नाम हो जाता है आपका दिहांग। इसको हम रिहांग भी कहीं कहते हैं, लेकिन दिहांग। इसी नदी में दिहांग और लोहित 2 नदियां आकर मिल जाती हैं। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, इसमें दिहांग और लोहित नाम की 2 नदियां मिल जाती हैं। और फिर जैसे ये आसाम में एंट्री लेती है, आसाम में एंट्री लेने से इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। ये नदी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नामचा बरवा के जॉर्ज में, ये यू टर्न लेती है और आके अंदर की ओर घूम जाती है ना। इसी नदी में आकर 2 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदी आकर मिलेगी, तो दिहांग नदी मिलेगी और
और कौन सी लोहित नदी मिलेगी। और जैसे ये दोनों नदियां यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगी तो आसाम शुरू होते ही ये नदी अपने आप में क्या कहलाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी ये कहलाएगी। इसकी टोटल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है ना। और ये जाकर यही नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री लेगी, मतलब इस बांग्लादेश में एंट्री लेगी, यहाँ पर जैसे ही ये नदी आपकी देखो आसाम से जैसे ही बांग्लादेश में आई, इस नदी का नाम क्या हो गया, जमुना। और यहीं से गंगा नदी आई, और गंगा नदी जैसे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गई, गंगा नदी का नाम क्या हो गया, पद्मा। मैंने पीछे आपको बताया है पद्मा नाम हो जाता है। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है। इस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। नदी की लंबाई कितनी है, तो नदी की लंबाई लगभग है आपकी 2900 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 3200 किलोमीटर भी देखेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। बस यही आपकी ब्रह्मपुत्र की कहानी। हम देखेंगे एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले थोड़ा पेनिनसुलर सिस्टम समझ लो। जब मैं तुम लोगों को प्लेट पढ़ाया था, टेक्टोनिक प्लेट, तो बताया था एक प्लेट यहाँ से है ना, और एक प्लेट यहाँ से, ये आपस में एक दूसरे से दूर हो गई। ये आपका इंडियन प्लेट है और ये आपका अफ्रीकन प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए, दूर हुए। जब एक दूसरे से दूर होंगी तो क्या निकलेगा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। तो इस समुद्र के अंदर दुनिया भर का मैग्मा बाहर निकलने लगा, और मैग्मा बाहर निकला और बाहर आकर उसे क्या कहा जाता है, लावा। और जब बाहर आता है तो समुद्र में ही आया, समुद्र में जितने जल जीव जंतु थे, जो भी फ्लोरा फौना था, सब खत्म हो गया। और फिर वो लावा बढ़ते 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 भारत में पूरा इस साइड तक ऐसे आने लगा, और परत दर परत ऐसे आने लगा। और ये ऊंचा ठंडा हुआ तो चट्टान में कन्वर्ट हो गया, और ये ऊंचा हुआ और ऊंचा हुआ और इतना ऊंचा हो गया कि किसमें बदल गया, ये एक प्लेटो का निर्माण हो गया। यहाँ पे वेस्टर्न घाट बन गया। आप देखेंगे मुंबई में यही थोड़ी दूरी पे एक जगह है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मुंबई हाई। यहाँ से क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है। अब यहाँ पे पेट्रोल आया कैसे, ये वही ज्वालामुखी है जो अंदर सभी जानवरों को, जीव जंतुओं को खत्म कर दिया था, और जो किसमें कन्वर्ट हो गए, जो सब के सब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है। तो इस तरह निर्माण किसका होता है, पेनिनसुलर प्लेटो का होता है। ये सारा पढ़ोगे काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, जितना हम बोल रहे हैं उतना छाप देना, इसको भी पढ़ोगे सेम मतलब उसका है। अब देखिए हम थोड़ा महानदी, मैं बताया ना महानदी, कृष्णा, नर्मदा, इन नदियों के बारे में। हम महानदी बेसिकली जो है छत्तीसगढ़ की साइड से निकलती है, उड़ीसा वगैरह होते हुए, और कहाँ आकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। इसकी लंबाई ध्यान देना 851 किलोमीटर है। तो कभी भी आप एग्जैक्ट लेंथ इसका नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट लेंथ लगभग अप्रॉक्स में लिखा जाता है ना, अप्रॉक्स में 850 कर दो, 860 तक आप जा सकते हैं। 5-6 इधर या 5-6 आगे की ओर आप जा सकते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है कि ये महानदी बहुत ही विनाशकारी नदी हो जाती है उड़ीसा के लिए। जैसे आप पढ़े होंगे बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर में कहा गया, उसी तरह इसको सौरो ऑफ उड़ीसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब महानदी में पानी काफी भर जाता है तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है ना। चलिए इसके बाद कौन सी हमारी एक रिवर है, तो ये हमारा गोदावरी रिवर है। जो देखो गोदावरी रिवर कितनी बदमाश है, इस रिवर को जाना कहाँ चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, पर ये आ कहाँ जाती है, इधर आ जाती है। ये एक तरह से दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है इसको। दक्षिण भारत की ये दक्षिण भारत की सबसे लगभग 1400 या 1500 किलोमीटर की होती है। तो आपके इसमें दिया हुआ है 1465, तो अप्रॉक्स 1465 याद रखिएगा। गोदावरी नदी की वजह से यहाँ पे जितने भी ये जो गोदावरी का बेसिन है, इनको जल का एक स्रोत हो जाता है। और कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका क्या नाम है, वो उद्गम कहाँ पे है? उद्गम यहाँ पे वहीं से निकलती है। महाराष्ट्र में अमरकंटक पहाड़ियों के बगल से ये नदी निकलेगी। अब देखो ध्यान से महाराष्ट्र में, हाँ गोदावरी नदी दुनिया भर की ट्रिब्यूटरी भी इसमें है। जैसे कि आपका ऐसा एक बड़ी शानदार नदी मैं आपको बताता हूँ, वैनगंगा और पेनगंगा। यहाँ पे गंगा क्यों लिखा हुआ है मालूम है? नहीं, चोल का संस्थापक कौन था? चोल वंश का एक बहुत ही खतरनाक राजा था, उसका नाम क्या था? राजेंद्र
चोल। राजेंद्र चोल ने राजेंद्र चोल ने कहा कि मैं अपने राज्य में ना एक ऐसा नदी का निर्माण जो काफी पवित्र नदी हो। वो हमारे गंगा नदी के बारे में काफी सुनता था, तो चला गया गंगा का जल लाने के लिए। जब वो गंगा का जल लाने गया, यहाँ से निकला वो ऊपर बंगाल में गंगा का जल लाने के लिए, तो राजेंद्र चोल बहुत ही खतरनाक राजा था और काफी प्रतापी भी था, जनता बहुत मानती थी उससे। वो सुमात्रा को जीत लिया था, श्रीलंका को जीत लिया था, चीन को जाकर जीत लिया था। सुमात्रा के राजा को सिर्फ इसलिए हरा दिया कि सुमात्रा के राजा ने मजाक मजाक में कह दिया कि राजेंद्र चोल केवल लुंगी पहन के घूमता है, बहुत डरता है मुझसे। और राजेंद्र चोल पहुंच गया वहां पर उसको हराने के लिए। जब राजेंद्र चोल वहां पहुंचा बंगाल में, तो बंगाल में सेन वंश का शासक हुआ करता था। और वो कहा कि राजेंद्र चोल क्या हो रहा है, उसको पता चला कि और सुनो, भारत की पहली नेवी राजेंद्र चोल के पास थी, है ना। अब राजेंद्र चोल यहाँ से निकला बंगाल की ओर। अब जब बंगाल के राजा को पता चला, तो बंगाल के सैनिकों को पूरा यहाँ पर ऐसे सैनिकों को लगा दिया कि राजेंद्र चोल जैसे उतरेगा इसको मारना शुरू कर देना, ये आ रहा है बंगाल पे आक्रमण करने। अब वो किस लिए गया था, गंगा जल लाने के लिए गया था। अब राजेंद्र चोल और इसके बीच जो है युद्ध शुरू हो जाता है। राजेंद्र चोल इसको हरा देता है। राजा का महल ठीक गंगा नदी के बगल में ही रहता है। राजेंद्र चोल उसके सामने पहुंच जाता है, महल के सामने। राजा महल के सामने निकलकर मुकुट निकालकर आत्मसमर्पण करने जाता है, लेकिन राजेंद्र चोल उसको न देखकर एक लोटा गंगा जल निकाल लेता है और जाने लगता है। फिर वो पूछता है कि तुम फिर आक्रमण क्यों? बोला मैं कहाँ आक्रमण किया हूँ, मैं तो जैसे उतर रहा था तट पे तैसे ये लोग बाणों की बारिश करने लगे। मुझे तो क्या चाहिए था, गंगा जल चाहिए था। और वो यहाँ पे खूब बड़ा तालाब खुदवाया, उसमें एक लोटा गंगा जल डाल दिया और उसका नाम रखा गंगई चोलपुरम। उस शहर का क्या नाम रखा, गंगई चोल। और समय बीतते ही वो तालाब जो है, उसी रास्ते एक नदी आई और तालाब से होते हुए गुजर गई, उसी को कहा जाता है वैनगंगा। क्या कहा जाता है, वैनगंगा। तो ये कहानी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, अभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सीनियर परीक्षाओं में जब रिटन एग्जाम होता है तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। गोदावरी नदी गिरेगी कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। गिरना किधर चाहिए, इस साइड गिरना चाहिए, लेकिन वो गिरती है आपका इस साइड में। अगली उसके बाद हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है ना, जो आपका कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में है। इसकी इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। टोटल लेंथ इसकी 1401 किलोमीटर है। सर महाबलेश्वर तो उधर है महाराष्ट्र में ना। हाँ, तो ये भी कृष्णा नदी उधर ही है, महाराष्ट्र में। ड्रेनेज एरिया से क्या हो गया, अब देखो महाराष्ट्र में इसका 27% हिस्सा आता है, बहुत कम हिस्सा रहता है इसका, है ना। कर्नाटक में इसका 44%, 14% आपका तेलंगाना में और 15% आपका आंध्र प्रदेश में। इसमें नागार्जुन सागर डैम भी जो है इसी पे बना हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सा डैम इस पे बना हुआ है, तो नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। कृष्णा नदी आप देख लीजिएगा। अगली नदी आपकी कौन सी है, तो कावेरी नदी, है ना। कावेरी नदी कहाँ से निकल गई है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, कर्नाटका। कोगाड़ू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोगाड़ू कहीं कहीं गलत लिखा हुआ होता है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ड्रेनेज बेसिन टोटल लंबाई 760 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन इसका क्या क्या है, ड्रेनेज बेसिन बार बार बोल रहा हूँ, समझ रहे हो क्या है। जब मैं बेसिन बोल रहा हूँ मतलब प्लेन, उस नदी की वजह से कितने लोग फल फूल रहे हैं। अच्छा मान लो हम लोग किस बेसिन में हैं, गंगा के बेसिन में है, तो हमारे पास कई तमाम नदियां हैं, पर मेन रिवर कौन सी हमारी है, गंगा। यहाँ जो भी फर्टिलिटी ऑफ लैंड की देख रहे हो गंगा की वजह से है, समझ में आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे। हाँ, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है अमरावती, ये भवानी, हेमावती, है ना, और काबिनी। गंगा नदी जब शुरुआत में निकली थी अपनी जगह से, तो यहाँ कुछ नहीं था, पूरी की पूरी क्या थी, पूरी की पूरी गंगा थी। धीरे धीरे गंगा का स्रोत कम होते चला गया, और गंगा का स्रोत कम हुआ, कुछ उसकी ट्रिब्यूटरी बनी, है ना, जो आके उसी की दोबारा मिलने लगी। तो हमारा ये जो फर्टाइल एरिया है वो किसका है, गंगा है। एक बार कंफ्यूजन फिर से दूर कर लो, बार बार नहीं बताएंगे, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में मुख्यतः 2 ही नदी का नाम बार बार लिया जाएगा, 3 नदी का। इधर से नदी गई इंडस, इधर से नदी गई गंगा, उधर से नदी आई ब्रह्मपुत्रा। ये पूरा प्लेन गंगा का प्लेन, ये पूरा प्लेन इंडस का प्लेन, वो पूरा प्लेन ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। यही एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे एक सभ्यता बसी, जिसको क्या कहते हैं, तो क्या केवल यहाँ पे इंडस नदी ही है, 5 नदी तो उसकी ट्रिब्यूटरी ही केवल है, बाकी 6-7 वैसे भी है।
तो प्लेन आप यही से आप प्लेन याद कर लेंगे, प्लेन यही होता है। नर्मदा नदी एक और इंपॉर्टेंट नदी आपकी नर्मदा हो गई, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है मध्य प्रदेश से, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है कई सारी छोटी मोटी नदियां जो है इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, बहुत छोटी होती है, इनका कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है इसका बेसिन? 98,796 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा इसका बेसिन है। और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कई सारे, और देखो ये जहां पे अरबियन, ये तुमको याद रखना है, ये जहां पे अरेबियन सी में मिलता है, यहाँ पे जो अरेबियन सी में मिल रहा है, तो ये डेल्टा का नहीं एस्टूरी का निर्माण करता है। डेल्टा और एस्टूरी में अंतर, ये क्लास जब स्टार्ट हुई है मैं तभी बताया हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या अंतर होता है डेल्टा का और क्या मतलब होता है एस्टूरी का। नर्मदा हो गया, ये कौन सी नदी है आपकी? तापी नदी, है ना। तापी कहां से निकलती है? तो मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकल रही है। तापी किधर जा रही है? तो द तापी आल्सो फ्लो वेस्टवर्ड इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। तापी किसके पैरेलल जा रही है? नर्मदा के पैरेलल चल रही है। जैसे गंगा के पैरेलल कौन सी नदी जाती है? यमुना जाती है। कहां मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कहां पर? जहां त्रिवेणी संगम, जहां पे कुंभ लगा हुआ है, ये भी बताया हूं जब क्लास स्टार्ट हुआ है, आप देख लेंगे उसको। इसकी लंबाई कितनी है? 714 किलोमीटर। इसका एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर? तो 65,145 किलोमीटर। कौन कौन सा इसका कौन कौन से क्षेत्र में इसका बेसिन आएगा? तो महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, और कुछ हिस्सा इसका गुजरात से भी गुजरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो लूनी नदी, भारत की पहली खारा नदी है। इसका पानी काफी खारा होता है लूनी नदी का। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक यही ऐसी नदी है, शायद एक बार जाकर देख लेना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है भारत में। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लूनी रिवर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है। यही है लूनी। शायद इधर से ऐसे कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और ये नदी ऐसे, ये वाला जो टर्निंग है ना, शायद ये वाली टर्निंग, जो ये वाली टर्निंग है, 2 बार काट रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो एक बार आप प्लीज इसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि भारत की कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। मैं शायद गलत हूं, लेकिन मेरे ख्याल से 100% यही है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, जोवाई, सुकरी, ये आपको ध्यान देना है। और राजस्थान में पानी का ये सबसे बड़ा स्रोत है। पूरे राजस्थान में पानी का ये सबसे बड़ा स्रोत है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा सैलिनिटी क्यों होती है, यहाँ पे पानी खारापन कहाँ से आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो बालू होता है ना, बालू भी काफी खारा होता है। इसी वजह से पूरी की पूरी नदी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काफी खारा नदी है। अरावली पर्वत से होकर ये नदी गुजरती है, लूनी नदी। और उसके बाद कुछ छोटी मोटी नदियां हैं, तो इनके बारे में आपके ना बुक में है भी, तो ज्यादा जिक्र नहीं दिया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये कुछ साबरमती, माही, गुजरात वाली नदी है, साबरमती जो आश्रम के बगल में है। ये कुछ छोटी मोटी नदियां हैं, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। बस एक बार आप इसके बारे में, बुक में नहीं लिखा हुआ। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी सर देखिएगा ट्रिब्यूटरी है क्या लूनी की? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है महानदी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक, माही है, सॉरी मैं लूनी बोल दिया। गल्फ ऑफ गुजरात में है नहीं है, राजस्थान और गुजरात दोनों जगह है। हाँ, माही नदी है, माही नदी। चलो ठीक है, माही नोट कर लेना, सॉरी ये वाली माही नदी है। तो ये छोटी मोटी नदियां, इनको आपको ध्यान देना है, और ये केवल एग्जाम्पल के रूप में आपको याद करना है। जैसे भारत में, जैसे मान लो तुमने कुछ इंपॉर्टेंट नदियां बताया, और कुछ और भी नदियां हैं, जैसे शत्रुंजी, भादरा, घाघर, साबरमती, माही। तो ये छोटी मोटी नदियां हैं, इनका कोई विशेष काम नहीं, कोई विशेष कंस्ट्रक्शन इन सारी नदियों पे हुआ है। जैसे तुम्हारी ये वाली बगल वाली नदी जा रही है ना, इसमें कौन सा डैम? साबरमती कहाँ पे है? गुजरात। साबरमती के ये तुम्हारे बगल वाली नदी में कोई डैम तो बना नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। तो ये आपको देख लेना है एक बार। अब हम आ जाएंगे सीधे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं इन नदियों को बचाने के लिए। सब नदियों के नाम है, बैतरनी वगैरह। अब देखो, अब देखते हैं थोड़ा सा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा कि व्हाट फैक्टर डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रिवर। एक नदी में कितना पानी हो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो साबित करते हैं कि इस नदी में बहुत ज्यादा पानी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे साइज ऑफ ड्रेनेज बेसिन, कितना बड़ा साइज उस बेसिन का है।
जितना ज्यादा साइज होगा। और दूसरी हम क्या देखेंगे, वेजिटेशन, है ना, वेजिटेशन अच्छा होगा तो वहाँ बारिश अच्छी खासी होगी। अब नेचर ऑफ रॉक, अगर वहां पे चट्टाने सही रहेंगी तो पानी वहां पर टिकेगा। जब पानी नहीं टिकेगा तो फिर वहां पानी रुकेगा कैसे। नदी का निर्माण तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब पहाड़ों पर से नदियां आती हैं तो चट्टानों को इरोजन के माध्यम से नीचे लाती हैं। चट्टान जितने मजबूत होते हैं नदी उतनी बेहतरीन हो जाती है। क्लाइमेट कैसा है, ज्यादा क्लाइमेट ज्यादा गर्मी ज्यादा इवेपोरेशन, और ज्यादा इवेपोरेशन तो ज्यादा बारिश, और जब ज्यादा बारिश होगी तो वहां पर नदियों का ज्यादा निर्माण होगा। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर है, आप देख लेंगे। भारत में फ्लड प्रोन एरिया कौन कौन से हैं, तो भारत में जितना रेड मार्क्स में लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, भारत में कौन कौन से फ्लड प्रोन एरिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखो। तो इम्पोर्टेंट सारा ऊपर वाला है। सबसे पहले हम बिहार को ले लेते हैं, बिहार के बाद उड़ीसा को ले लेते हैं, उड़ीसा के बाद हम किसको ले लें, असम को ले रहे हैं। बस 3 एग्जाम्पल लिख के ETC लगा देना। उत्तर प्रदेश को भी डाल सकते हो, दिल्ली को भी डाल सकते हो, दिल्ली में भी बाढ़ आता है। इधर गुजरात की ये गुजरात के पूर्वी हिस्से को भी दिखा सकते हो वहां भी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा आपका क्या है, तो आप लिख दीजिए बिहार। बिहार के बाद आप यहाँ लिख देंगे असम, मणिपुर, असम और मेघालय, मणिपुर नहीं, असम और मेघालय। उसके बाद एक आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी नदी, अभी बताएं, उड़ीसा महानदी। उसके बाद यूपी लिख दो, ये दिल्ली लिख दो, दिल्ली में भी काफी पानी आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देने हैं। Can the problem of flood and drought be solved, minimized by transferring of surplus water from one basin to the अच्छा बात बताओ, अगर क्या पानी का समस्या, जैसे कि आज विश्व स्तर पे जो भारत में, पहले समझो भारत में जो पानी की समस्या है, क्या अगर हम एक नदी के पानी को दूसरी नदी की ओर मोड़ दें तो क्या पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है? क्यों क्यों नहीं हो सकती? तो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? जैसे कि मान लो गंगा का पानी तुम कहीं घुमा दोगे तो गंगा का पानी थोड़ी खत्म हो जाएगा। मिलना तो उसको पेरेनियल रिवर है ना गंगा। तो घुमा देंगे तो जिस एरिया में गंगा का प्रेम रहेगा उधर के लोग मतलब पानी की कमी को। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से समझो। मैं यहाँ से लगातार 1 लोटा पानी गिरा रहा हूँ, बात को समझना, और ये पानी का प्रेशर काफी तेजी से है और ये पानी लास्ट में जाकर यही गिर रहा है। ये वाला 1 लोटा वाला पानी तो कंटिन्यूअस गिर रहा है। अगर ये वाले एरिया के लोग ये सारा पानी यूज कर लेते तो समुद्र में क्यों ही मिलता, ये क्यों ही बांग्लादेश में जाता। तो उससे अच्छा कुछ कम ही जाए, हम थोड़ा इधर घुमा देते हैं इसको। लोटा वाला पानी तो कंटिन्यू गिर रहा है, बांग्लादेश में कम जाएगा, पर इधर और इधर तो हो जाएगा ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आ जा रही है, पर बिहार का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, अगर ऐसे समझो, ह्यूमैनिटीज लेने का मतलब है थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए मैं ये बनाता हूँ बिहार का मैप, ये कुछ इस तरह से आपको मैप जो है बिहार का दिखेगा। ये बीच से एक नदी गई वैशाली, समझ आ रहा है। कोसी नदी ऐसे बहती है। अब कोसी नदी की वजह से पूरा बिहार डूब जाता है, ये वाला हिस्सा पूरा डूब जाता है। भयानक बाढ़ आती है, हजारों करोड़ सरकार इस पे खर्च करती है, हजारों करोड़ सरकार खर्च करती है, फिर भी ये समस्या सॉल्व नहीं हो। आखिर ये समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है? ये नदी कौन सी नदी है? कोसी नदी। इस नदी को क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख। और सरकार हजारों करोड़ का बजट निकालती है। अगर सभी सरकार को मालूम है, जितने लोकल लीडर मालूम, सबको इस बात का पता है कि यहाँ बाढ़ की समस्या को खत्म किया जा सकता है, लेकिन खत्म कर देंगे फिर जो हजारों करोड़ आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे समस्या एकदम खत्म हो जाएगा। यहीं पे डैम बना दो। अगर हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो क्या हो जाएगा? पानी का फ्लो कम हो जाएगा। जब पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की कमी हो जाती है। जब पानी फ्लो बहेगा तो हम उसको उस ओर मोड़ सकते हैं। पानी मुड़ गया और जब यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे एक समस्या और दूर हो जाएगी, क्या? बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। उसी तरह राजस्थान की नदियां,
जैसे नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा नदी को राजस्थान की ओर घुमा दो, साय नदी को मत इधर आने दो। ढाल किधर है नर्मदा का? अरबियन सी की ओर है, यानी कि ये वाला क्षेत्र ऊंचा है। जिस तरह बेटवा नदी उत्तर प्रदेश की ओर चली जा रही है, गंगा की ओर चली जा रही है, उस तरह नर्मदा के पानी को भी लूनी की ओर पहुंचा दो। वहां का पानी खारा है, अगर कम खारे में ज्यादा मीठा मिलाओगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। हर एक पानी खारा होता है, एक बात याद रखिएगा, हर एक पानी खारा होता है, बस उसमें मीठे की मात्रा ज्यादा होती है तो आपको खारापन पता नहीं चलता है। एक बाल्टी पानी में एक चुटकी नमक डाल दो, क्या पता चलेगा? और उस तरह तो नमक भी क्या है, अब वो पानी क्या हो गया? खारा हो गया। एक ही चुटकी डाले लेकिन पानी क्या हो गया? सैलिनिटी उसमें भी आ गई, बट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज मैक्सिमम इन दैट बकेट। समझ में आ गया? तो अब क्या कर सकते हैं सरकार, इस पे कौन कौन सा काम कर सकती है? तो ये सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, 20 सतलज लिंक कैनाल, गंगा कावेरी लिंक कैनाल, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ दो, जिसमें ज्यादा पानी होगा वो ज्यादा पानी उठा के जिसमें कम पानी है उस नदी की ओर ट्रांसफर कर दो। जैसे आपके क्लास में क्या होता है, जो कमजोर बच्चा होता है उसके साथ एक अच्छा बच्चा बैठा दिया जाता है ताकि ये आपस में शेयरिंग कर सके। तो भैया गंगा को मान लो अच्छा बच्चा, कावेरी को मान लो गंदा बच्चा। I mean, इसको ऐसे मत लेना। तो इस अच्छे बच्चे को किससे जोड़ दिया गया? गंदे बच्चे से। अब ये गंदा बच्चा क्या बन जाएगा? अच्छा बच्चा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सरकार भी इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हैं, पहले अपनी राय दीजिए, फिर गवर्नमेंट की राय दे दीजिए। गवर्नमेंट जो है एग्जाम्पल में, जैसे गवर्नमेंट ने पेरियार और डाइवर्जन स्कीम निकाला दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी कैनाल आपको 12th में पढ़ाएंगे, पूरा इधर से होते हुए पूरा पंजाब ऐसे राजस्थान तक जाता है, बड़ा लंबा कैनाल है। 12th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे आप लोग, है ना। ये आपका कुरनूल का कैनाल हो गया, है ना। तो गंगा, ये 20 सतलज लिंक कैनाल, 20 नदी को सतलज के पानी से जोड़ा गया। 20 में कम पानी आता था, सतलज में ज्यादा था, तो दोनों को जोड़ दिया गया, लो पानी बराबर हो गया। मिलना तो दोनों को इंडस में ही है, लेकिन दोनों को आपस में लिंक कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे रिवर और लेक में क्या अंतर है। तो क्या रिवर और लेक में मुझे अंतर बताना पड़ेगा? रिवर क्या होता है, झील क्या होता है? झील बता दे रहा हूं। झील एक ऐसा वाटर बॉडी है जिसके चारों ओर लैंड हो और बीच में क्या हो, पानी का एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी हो, उसको हम झील कहते हैं। मैन मेड भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। मैन मेड भी हो सकता है, अरे तुम्हें पूरे जेपीएस को खन के पानी भर दो, बन गया झील। रामगढ़ ताल एक तरह का क्या है, लेक ही तो है ना। तो ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है झील। और नदियों से क्या कर सकते हैं हम, नेविगेशन में नदियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर, इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा। व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ इंटरलिंक। अब सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज क्या हो सकता है? पहली बात, कहीं से एक जगह से तुम दूसरी जगह जाओगे तो, अब देखो ऐसा नहीं इसको मैं रट के तुम्हें पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट को समझो। एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं तो क्या क्या ट्रांसफर होता है? आपकी सभ्यता ट्रांसफर होगी, आपका कल्चर ट्रांसफर होगा, पानी में चलने का, तैरने का तरीका बदल जाता है। अगर मैं एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ रहा हूं तो सबसे पहली बात, इनका रूट काफी आसान हो जाएगा, बिना ट्रैफिक का रहेगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने सामानों को बेचने जा सकेंगे। जब सामानों को ज्यादा से ज्यादा बेचने जाएंगे, लोकल लोगों का आदान प्रदान ज्यादा होगा, तो एक दूसरे की सभ्यताएं भी बढ़ेंगी, शेयर होंगी। शेयरिंग इज केयरिंग। जब चीजें शेयर होती है तो क्या होता है, एकता और अखंडता बनी रहती है। 4-5 एग्जाम्पल जो ऊपर पेरियार वाला बताए हो ना, 4-5 एग्जाम्पल उसका देके बता दो कि फला फला क्षेत्र से जो है ये चीजें शेयर हो सकती हैं। अभी ट्रांसपोर्ट क्या है, कोई चीज तुम भेज रहे हो, 4 दिन में पहुंच रहा है। जब 4 दिन में वो पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है? ट्रैफिक ज्यादा है, दुनिया भर के रूल है। पर अगर तुम नाव पे बैठ के सीधे बिना ट्रैफिक के पहुंचो तो वो 1 दिन में पहुंच जाएगा। तो जो चीज तुम एक चीज 4 दिन में पहुंचा रहे थे, उस 4 दिन में तुम 4 चीजों को पहुंचा दोगे, नहीं पहुंचा दोगे? तो ये सारी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। सर डोर बंद कर दीजिएगा प्लीज। व्हाट आर द प्रॉब्लम इन रिवर वाटर यूजेज। रिवर वाटर यूजेज का प्रॉब्लम क्या है? देखो आजकल जो है दुनिया भर की इंडस्ट्रीज वगैरह जो है रिवर के इर्द गिर्द खुल गई है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने कचड़ों को रिवर में डंप कर देती हैं, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। दूसरा आप ये बता दो, क्या डेथ बॉडी दुनिया भर की जलाई जाती है, उनको भी रिवर में बहा दिया जाता है। आज हम भी जो है कई लोग देखे होंगे कुंभ में गए होंगे, पानी पिए होंगे तो प्लास्टिक का बोतल
फेंक दिए होंगे। नदी में फेंक दिए होंगे, जानबूझ के फेंक देते हैं सब। इसीलिए पहले के समय में जब सिंधु सभ्यता हुआ करती थी तो लोग कहाँ का पानी पीते थे, या तो कुएं का या तो नदी का। आज भी नेपाल में चले जाओ, कई ऐसी नदियाँ हैं जहाँ का लोग पानी आज भी पीते हैं, स्वच्छ है वहाँ का, पहाड़ों पर से तुरंत ताज़ा निकल रही है, ताज़ा पानी, और प्योर वाटर होता है, कई जगह से फिल्टर होके वो आ रहा है, वो कई जगह से फिल्टर होके आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हमारी नदियों के पास आती हैं। गिव सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन सजेस्ट। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन को तुम्हें सोर्स बताने हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन है। वाटर पॉल्यूट कैसे होता है? वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज से आया हुआ वेस्ट जो पानी में गिरा जाए, सीवेज वेस्ट है ना, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब जो भी आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया खेतों में डाल रहे हैं वो सारे बहकर कहाँ लास्ट में जाएंगी? नदी में ही जाएंगी, है ना। लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर, ये बेटा बहुत बड़ा समस्या है, लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर। आजकल इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोग एक देश से दूसरे देश तेल का व्यापार कर रहे हैं। अब इस तेल के व्यापार में कभी कभी क्या होता है ना, टैंकर ही समुद्र में फट जाता है, और टैंकर फटता है पूरा का पूरा तेल समुद्र में, और तेल तो नीचे जाएगा नहीं, वो तो ऊपर ही फ्लोट करेगा। अब वो ऑयल क्या किया, ऑक्सीजन के लेवल को घटा दिया, नीचे समुद्र के जो प्राणी हो बेचारे तड़प के मर गए। एक बार हुआ था, लाखों जो है मछलियां मर के एकदम ऊपर आ गई थी, और मछलियां मर के ऊपर आएंगी क्या करेंगी? समुद्र को, नदी को पॉल्यूट करेंगी। समझ में आ रहा है? एसिड रेन, पॉल्यूशन होगा तो एसिड रेन होगा, और एसिड रेन होगा कई तरह का, नदी को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, त्वचा का स्किन कैंसर वगैरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। बस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर इन द सेंस आपको दक्षिण, सुनो ध्यान से, आप सभी लोगों को नॉर्थ इंडिया में, इस वाले इंडिया में ध्यान से एक बार समझ लीजिए, एक बार मैं बता दे रहा हूं, समझ लीजिए इस चैप्टर में आपको करना क्या है। यहां पर आपको ब्रह्मपुत्रा को पूरा देख लेना है, इधर आपको गंगा को पूरा देख लेना है, इधर आपको इंडस नदी को देख लेना है। इस क्षेत्र में गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले देखिए, ये 9 नदियां भारत में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक आपका लूनी नदी 10, और एक माही, तो ये रही माही, छोटी नदी है ये, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है। माही एक ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितनी बार काटेगी? 2 बार। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।